Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side again सरस गिरी और क्लास 11th का नया सेशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे सर इतना लेट क्यों कर रहे हो आप। देखो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया, हमारे वहाँ टीचर्स की थोड़ी कमी है, फैकल्टी की कमी है। एंड फैकल्टी की कमी एक अच्छे कारण की वजह से है। अच्छा कारण ये है कि निखिलेश सर गॉट इनटू अग्निवीर, सो कांग्रेट्स टू देम। और कमेंट में भी लिख देना यार एक बार कांग्रेचुलेशन, तुम नए बच्चे हो क्लास 11th में, तुम्हें पता नहीं होगा बट फिर भी यार तुम्हारे टीचर थे तो कांग्रेट्स बिल्कुल लिख देना। एंड ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन इंडियन आर्मी, सो बहुत अच्छी बात है ये। फिलहाल वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं कॉन्सेप्ट में, जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ोगे तुम, ये अभी तक तो पता लग गया होगा तुम्हारे सब्जेक्ट, क्योंकि लेट ही आ रही है वीडियो। तो अकाउंटेंसी के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब देखो कि हम 10th तक साइंस पढ़ते थे, साइंस में तुमसे कुछ भी पूछा हो, तुम्हें भले ही ना आता हो, एक लाइन बिल्कुल चिपका के आते थे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ। और इंग्लिश में क्या चिपकाते थे, इट इज नोन एज। अब प्रोसेस कहीं और यूज कर सकते हो क्या वर्ड साइंस के अलावा, शायद कर सकते हो, लेकिन मोस्टली साइंस में यूज होते हैं। वैसे ही अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, ओमेगा, डेल्टा, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं फिजिक्स में यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री में सल्फर डाइऑक्साइड, NaCl, ये सब केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो, इनकी अलग भाषाएं हैं। वैसे अकाउंटेंसी की भी अलग भाषा है। अकाउंटेंसी की अलग भाषा को हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। जैसे कैपिटल, बिजनेस में कोई पैसा लगाते हो, उसे पैसा नहीं कहोगे तुम कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, कैपिटल कहोगे, और इसी से पूरा बिजनेस वर्ल्ड चलता है। अब कैपिटल में एक्सप्लेन कराऊंगा डिटेल में, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ऊपर ऊपर से निपटा रहा हूँ करके। ये सारी जितने भी टर्म्स है सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं। और तुम्हें एक चीज बता दूं, क्लास 11th में अगर तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं आती है, तुम्हें जर्नल एंट्री नहीं आएगी, जर्नल एंट्री नहीं आती है, लेजर नहीं आएंगे, और लेजर तक नहीं आए तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे लो हो जाएगा और तुम अकाउंटेंसी में ध्यान दोगे ही नहीं क्लास 11th की, और आएगी ही नहीं। अगर तुमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ ली, तुम्हारी 60% क्लास 11th डन है। उसके साथ साथ क्लास 12th भी तुम्हारी ऑलमोस्ट 30 to 40% डन है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म और जर्नल एंट्री ही आती है क्लास 12th में मोस्टली। फिर उसी के बेसिस में तुम्हें लेजर वगैरह बनाने पड़ते हैं। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट में आते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म के, और पहली टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है सर? कैपिटल मतलब होता है राजधानी। नहीं गधो, अकाउंटेंसी में क्या होता है? अकाउंटेंसी में अब तुम दिमाग लगा रहे हो, तुम सोच रहे हो यार इंग्लिश में इसका मतलब बड़ा होता है, कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल अल्फाबेट, तो यहाँ भी बड़ा होता होगा। ऐसा नहीं है। कैपिटल का मतलब होता है वो सामान, वो पैसा जो तुम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हो। इसको एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे ताकि तुम ये समझो तुम ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और ये सारी टर्म अपने बिजनेस में लगा रहे हो। अब तुमने एक क्लाउड किचन का बिजनेस खोला, स्विगी में अपने आप को लिस्ट करा, क्लाउड किचन का बिजनेस खोला, तुमने कहा मैं करूंगा बेकरी में डील, बिस्किट्स बनाऊंगा, बंस बनाऊंगा, क्रीम रोल, क्रीम बन, ये सारी चीजें बनाऊंगा। अब ये सारी चीजें बनाने के लिए सामान चाहिए होगा, सामान के लिए पैसा चाहिए होगा, तो तुमने क्या करा, कैपिटल के लिए 50,000 रुपए अपने बिजनेस में लगाए क्लाउड किचन के। उसके साथ साथ तुमने क्या करा, तुमने कहा यार बर्तन भी तो चाहिए, आटा मैदा ये सब मिलाऊंगा, किस में मिलाऊंगा, बर्तन में। अब तुमने कहा यार एक्स्ट्रा पैसा लगाने से अच्छा क्या है, मैं अपने ही किचन के बर्तन यूज कर लूँ, तो यूटेंसिल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यूटेंसिल भी तुमने यूज करे। उसके साथ साथ कोई और सामान, जैसे यूटेंसिल के अंदर ही नाइफ आ गया, नाइफ तुमने यूज कर लिया। तो ये सारी चीजें तुमने क्या करी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई, और इन सारी चीजों को हम कहेंगे कैपिटल। तुम ये नहीं कहोगे मैंने 50,000 रुपए लगाए यार और कुछ बर्तन लगा दिए, तुम कहोगे ओ आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आई इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज एंड यूटेंसिल एज अ कैपिटल। कितना बढ़िया लगेगा, कितना कूल लगेगा कहने में। तो वैसे ही अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, मनी एंड रिसोर्सेज विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसों में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 50,000 रुपए की तो पैसों में होती है वैल्यू, लेकिन अगर बर्तनों की बात करूं, कबाड़ी वाले को बेचोगे पैसे आएंगे उससे। नाइफ है, नाइफ को बेचोगे पैसे आएंगे उससे, तो इनकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, और तभी तुम उसे कैपिटल कहोगे। और एक कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है, ओनर। ओनर को हम प्रोपराइटर भी कहते हैं, ये भी तुम्हारी एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, प्रोपराइटर। PRIETOR, प्रोपराइटर और कुछ नहीं, ओनर होता है। ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज प्रोपराइटर। बच्चे खाम अगर कंफ्यूज करते हैं, तो अब क्या कहोगे तुम, मैं बिजनेस का ओनर नहीं हूं, मैं क्या हूँ, प्रोपराइटर हूँ। बहुत बढ़िया जी। तो इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस, मनी भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। सिंपल सी भाषा थी, सिंपल सी टर्म थी। आगे बढ़ते हैं, एसेट। एसेट से तुम्हारी अकाउंटेंसी होगी स्टार्ट। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सारी चीजें तुम बार बार यूज करोगे और मजा भी आ रहा होगा शायद पढ़ते हुए। तो एसेट की बात करते हैं जल्दी से। ऑल द वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस ओन। ओन का मतलब क्या होता है, ओन मतलब अधिकार है तुम्हारा, मालिकाना हक है उस चीज में। प्रोवाइड्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं। एसेट कोई भी ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स, कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज जो बिजनेस के पास है। अब बिजनेस के पास वैल्यूएबल चीज क्या हो सकती है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, पैसा। तो पैसा तुम्हारे लिए एसेट हो गया।
उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, तुमने कोई मशीन खरीदी है, बहुत बड़ी 10 लाख रुपए की मशीन है, तुमने सुना होगा ना बिहार में ब्रिज चोरी हो गया, ब्रिज चोरी करके पैसा कैसे आएगा, अरे बेचेंगे वो, वैसे मशीन चोरी करके भी पैसा आ सकता है, तो मशीन भी तुम्हारे लिए एक एसेट हो गई, मशीन, MACHINE, मशीन। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी फर्नीचर है तुम्हारे पास, फर्नीचर भी एसेट हो सकता है। तो जितनी भी वैल्यूएबल चीज होंगी एक बिजनेस के पास, उसे हम एसेट कहते हैं। अब तुम कहोगे सर अभी आपने बताया पैसा लगाएंगे तो उसे कैपिटल कहेंगे, अब आप कह रहे हो इसे एसेट कहेंगे। एक डिस्टिंक्शन समझो, ठीक, अगर वो सामान ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगा रहा है या चलते रहने के लिए, जरूरी नहीं है कि पहली बार जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया उसे ही कहो कैपिटल, बाद में जो पैसा लगाए ओनर उसे भी कैपिटल कहोगे। मान लो 1 साल बाद, 1 ईयर लेटर, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस 10,000 रुपीज एज अ कैपिटल, 10,000 रुपीज को भी तुम कैपिटल ही कहोगे। तो वैसे ही अगर ओनर कोई पैसा लगाए, कोई सामान लगाए, उसे कैपिटल कहोगे। लेकिन अगर वो वैल्यूएबल रिसोर्स है बिजनेस का तो तुम उसे एसेट भी कहोगे। तो जो ये पैसे लगाओगे तुम इसे कैपिटल भी कह सकते हो और एसेट भी कह सकते हो। अब डिपेंड करेगा पूछ किस तरीके से रहे हैं लोग। बूझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस का मालिकाना हक है और वैल्यूएबल रिसोर्स है, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एसेट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हमें प्रेजेंट या फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। मैंने क्या कहा, एसेट। एसेट के अंदर क्या आएगा, मशीन आएगा, MACHINE, मशीन। अब मशीन कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, अरे वही बन बना रहे हो तुमने ओवन ले लिया, ओवन में बन डालोगे, बन बनेंगे, बाहर आएंगे, तो तुम्हें क्या कर रही हो, बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। तो प्रेजेंट में बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है कि अभी बन बनाओगे, डालोगे, बना दिया। तो एसेट या तो तुम्हें प्रेजेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट कैसे, तुमने FD खोल दी बिजनेस के नाम की, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, एक टाइम के बाद ही मैच्योर होते हैं और तभी पैसे ले सकते हो। तुमने मान लो 5 साल की FD खुलाई, 5 ईयर्स की, तो 5 साल के बाद ही तुम पैसे निकाल सकते हो इसमें से। तो ये भले तुम्हें अभी फायदा नहीं पहुंचा रही है, लेकिन 5 साल बाद पहुंचाएगी फायदा। तो तुम्हारे लिए FD तब एसेट होगी, तो ये तुम्हें फ्यूचर बेनिफिट पहुंचाएंगे या तो प्रेजेंट बेनिफिट पहुंचाएंगी, उन्हें हम एसेट कहते हैं। अब एसेट की अगर मैं बात करूं, एसेट के भी टाइप होते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। एसेट होते हैं 2 टाइप के। पहला टाइप होता है करेंट एसेट, मैं यहाँ पे को लिखता हूँ करेंट एसेट, और दूसरा होता है नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट। नॉन करेंट और फिक्स्ड एसेट। अब करंट से बात करते हैं। करंट, नाम में ही करंट है, करंट मतलब बिजली। बिजली क्या होती है, तेज होती है। तो वैसे ही ऐसे एसेट जो जल्दी से फायदा पहुंचाएं और खत्म हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं एसेट, करेंट एसेट्स। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कैश अगर तुम्हारा जल्दी से खत्म हो जाए तुम उसे कहोगे अरे ये तो मेरा करेंट एसेट था। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन से और अच्छा समझोगे तुम करेंट एसेट होते क्या है। यही सेम एसेट की डेफिनेशन छापो, ऑल द वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस ओन। यहां तक तो ठीक है, लेकिन विच प्रोवाइड प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट फॉर अप टू 1 और लेस देन 1 ईयर। अच्छा जी, करेंट एसेट यानी कम समय, लिमिटेड समय के लिए फायदा पहुंचाएंगे। अब वो लिमिटेड समय भी स्पेसिफाई कर दिया अकाउंटेंसी ने, वो कह रहे हैं 1 साल या 1 साल कम के लिए अगर तुम्हें वो फायदा पहुंचा रहा है वो एसेट, तो उसे हम करेंट एसेट कहेंगे। जैसे कैश 1 साल के अंदर अंदर अगर हमने यूज कर लिया, जो जेन्युइनली कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे करेंट एसेट। लेकिन वहीं पे को मैं बात करूं फर्नीचर की, फर्नीचर। अब फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट होगा या नॉन करेंट एसेट होगा। नॉन करेंट मतलब जो तेज नहीं है, फिक्स्ड मतलब जो बने रहते हैं, टिके रहते हैं लंबे समय तक। तो ऐसे एसेट जो लंबे समय तक फायदा पहुंचाते रहे, तुम्हें टिके रहे तुम्हारे बिजनेस में, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट। जैसे एग्जांपल हो गया फर्नीचर। फर्नीचर अभी खरीदा, 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे क्या, नहीं, 4, 5, 6 साल, इवन 10 साल तक भी चलाते हैं कोई, इतने साल तक फर्नीचर चलाओगे। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम रहेगी, ऑल द वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस ओन प्रोवाइड प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट बट फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा अगर कोई एसेट टिक गया उसे नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट कहेंगे। इतनी सिंपल डेफिनेशन होती है, टीचर्स इसको इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, बच्चे भी कॉम्प्लिकेट करते हैं। तुम्हें याद रखना है साल, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो गया तो करेंट एसेट, 1 साल से ज्यादा टिक गया तो फिक्स्ड एसेट। अब ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के दे दिया, क्वेश्चन ने कह दिया कि जो फर्नीचर है, फर्नीचर तो खरीदा था, क्या है ये, फिक्स्ड एसेट या करेंट एसेट। तुम लगाओगे कॉमन सेंस, तुम कहोगे कॉमन सेंस में फर्नीचर हम जल्दी यूज नहीं करते हैं तो ये फिक्स्ड एसेट होगा। लेकिन अगर आगे दे दी स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट कह रही है फर्नीचर को 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, अब क्या है बताओ। अब समझदार बच्चे जो टीम मुंशी से पढ़े हैं वो कहेंगे अरे अब तो ये करेंट एसेट हो गया क्योंकि 1 साल के अंदर खर्च हो गया। आगे बढ़ते हैं, एसेट सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। आगे हमारे पास लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी होता क्या है ये देखेंगे। लाइबिलिटी इज द मनी और द अमाउंट दैट द बिजनेस हैज टू पे टू अदर्स। लाइबिलिटी का मतलब सिंपल ये समझो कर्ज, कर्ज को हम कहते हैं लाइबिलिटी।
तुमने अपने दोस्त से उधार लिया, 100 रुपए का उधार लिया, वो 100 रुपए तुम्हारे लिए लाइबिलिटी हो गई। अब बिजनेस कैसे उधार लेते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हो, पैसे कम पड़ जाते हैं कई बार। तुम क्या करते हो? बैंक जाते हो, 10 लाख का लोन लाते हो, जिसको हम बैंक लोन कहते हैं। बैंक लोन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइबिलिटी का। सो बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो मनी और अमाउंट, पैसा या अमाउंट दैट द बिजनेस हैज टू पे टू अदर्स, जो हमें दूसरों को पे करना है, उसे लाइबिलिटी कहेंगे। इससे सिंपल डेफिनेशन कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा, मैंने तुम्हारी भाषा में ही लिखा है और एग्जैक्ट डेफिनेशन है, मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं। आगे क्या लिखा है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है तुम्हारी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक नया वर्ड अकाउंटेंसी में यूज कर सकते हो, ऑब्लिगेशन। बिजनेस स्टडीज में भी बहुत होता है ये वर्ड यूज। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन में जिम्मेदारी होता है, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो पे करे इस लाइबिलिटी को फ्यूचर में किसी और को। जैसे बैंक से लोन लिया, अब ऐसा तो नहीं ना बैंक कहता है लोन ले लिया है तूने, अरे यार रख रख मत दे मेरे को, अपने आप डूबता है मेरा बैंक, अपने आप एसबीआई डूबता है और तुम मौज में रहे। ऐसा नहीं होता है जी, तुम्हें पे करना होता है 1 साल 2 साल 5 साल, जितने भी साल का टेन्योर है, और 3 साल के अंदर अंदर तुम्हें वो पे करना होता है, जिसे हम लाइबिलिटी कहते हैं, कर्जा कहते हैं। सो मनी और अमाउंट दैट वी हैव टू पे टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। ये 2 टाइप की होती है, ये भी होती है फिक्स्ड या नॉन करेंट कह लो, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और उसके साथ साथ होती है करेंट लाइबिलिटी। अब सेम है ये भी, जैसे एसेट था ना, साल रखे थे तुमने याद, यहाँ भी साल रख लो, 1 साल से ज्यादा। अगर कोई भी लाइबिलिटी हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर दे रहे हैं, विथ इन 1 ईयर में पे कर दे रहे हैं, तो उसे हम करेंट लाइबिलिटी कहेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी? मनी और द अमाउंट दैट द बिजनेस हैज टू पे टू अदर्स विथ इन 1 ईयर, इट इज नोन एज लाइबिलिटी। और नॉन करेंट या फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होगा? 1 साल या 1 साल से ज्यादा ले रहे हैं अगर हम पे करने में, तो उसे हम कहेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी और द अमाउंट दैट द बिजनेस हैज टू पे टू अदर्स बट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अगर समय ले रहे हैं पे करने में, उसे हम कहते हैं करेंट लाइबिलिटी। सिंपल था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये, एसेट और लाइबिलिटी, और सबसे टफ यही होते हैं। बाकी तो सब सिंपल टर्म है, तुम्हें बस दिमाग लगाना है बिजनेस में कैसे लगाओ, जो तुमने क्लाउड किचन खोल रखा है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है तुम्हें पता है यार? ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। तुम दुकान जाते हो, एज अ कंज्यूमर सोचो, दुकान जाते हो किसी के, तुमने ओरियो बिस्किट खरीदा, ओरियो बिस्किट के 35 रुपए देते हो, 35 रुपए देने के बाद वो तुम्हें बिस्किट दे देता है, इसको क्या कहोगे? मैंने ट्रांजेक्शन करी 35 रुपए की। अब इसी को अकाउंटेंसी की भाषा में कैसे लिखेंगे? इट इज एन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है तो मान रहे हो ना, अरे बिजनेस पढ़ रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी तो होगी। इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी। अब मैंने तुम्हें कंज्यूमर वाला एग्जांपल दिया, तुम दुकान में गए, ट्रांजेक्शन कब कहते हो तुम? जब कोई सामान की अदला बदली हो, तुमने पैसे दिए, उसने सामान दिया, तो क्या क्या बदला यहाँ पे को? सबसे पहले मनी, दूसरी चीज गुड्स। गुड्स मतलब होता है सामान, जो तुम सामान खरीद रहे हो, तो मनी जो तुमने दी, गुड्स जो उसने दिए, उसका एक्सचेंज जब हो गया उसे ट्रांजेक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे कोई और चीज है सर्विसेज। सर्विसेज भी एक्सचेंज होती है, बिल्कुल। बाल कटाने जाते हो तुम बार्बर के पास, 50 रुपए देते हो बाल काटने मेरे, अब वो बाल काट के हाथ में दे देते हैं, क्या ले काट दिए? ऐसा नहीं होता ना, सर्विस लेके आ रहे हो। वैसे ही जब तुम पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में तुमने 5,000 रुपए फीस दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, टीचर ये कहता है कि अरे 5,000 रुपए तूने फीस दे रखी है, ले दिन के हिसाब से 200 ग्राम एजुकेशन पकड़ घर जा, ये ले 250 ग्राम दे रहा हूँ तेरे को मैं। ऐसा नहीं होता ना, पढ़ाते हैं, सर्विस होती है वो। तो जब तुम पैसे, मनी, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करो बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, एक आदमी या एक आदमी से ज्यादा, पार्टीज मतलब पीपल या पर्सन भी कह सकते हो तुम, पर्सन या पीपल, उनके बीच अगर मनी, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। और इट चेंजेस द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द पार्टी। ये थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक पोजीशन क्या होती है? आर्थिक स्थिति। अब कोई कहता है ना यार मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, आजकल सैलरी नहीं आ रही है 2 महीने से, तो आर्थिक स्थिति मतलब पैसा कितना है तुम्हारे पास। तो जब ट्रांजेक्शन होती है, पैसा चेंज होता है तुम्हारे पास, पैसे की पोजीशन चेंज होती है, आर्थिक स्थिति चेंज होती है। तुमने ओरियो खरीदा, 30 रुपए दिए, तुम्हारे पास में से 30 रुपए कम हो गए, तुम्हारी आर्थिक स्थिति 30 रुपए से कम हो गई, लेकिन जिससे ओरियो खरीदा उसके बाद 30 रुपए आ गए, वो क्या कहेगा? 30 रुपए से मेरी आर्थिक स्थिति बढ़ गई। ट्रांजेक्शन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं सेल्स में। सेल्स बहुत कॉमन है, तुम कहोगे तो सर हम ऐसे ही बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अकाउंटेंसी में अलग भाषा होती है इसकी। सेल्स क्या होती है? द टोटल मनी अ बिजनेस अर्न्स बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इट इंक्लूड्स कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स क्या होती है? देखो, सेल्स मतलब
वो पैसा जो तुमने सिर्फ बिजनेस का सामान बेच के कमाया है। बिजनेस का सामान मतलब फर्नीचर और ये सब ना, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसी बिजनेस में उस सामान बेच के जो पैसा कमाया उसे कहोगे। जैसे क्लाउड किचन है, क्लाउड किचन किसका खोला था तुमने? बेकरी का। बेकरी में तुमने बन्स बेचे, क्रीम रोल बेचे, क्रीम बन बेचे, ये सारी चीजें बेच के जो तुम्हारे पास पैसा आएगा उसे तुम कहोगे सेल्स। सो सेल्स इज द टोटल मनी अ बिजनेस अर्न्स बाय सेलिंग इट्स, उसी का खुद का प्रोडक्ट और सर्विसेज जो बना रही है। और इट इंक्लूड कैश एंड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। उधार तो ये नए नए वर्ड हैं, यूज कर सकते हो कूल लगने के लिए तुम, क्योंकि कॉमर्स में पढ़ ही रहे हो, शार्क टैंक देखते ही हो, खुद को शार्क समझो। तो क्रेडिट सेल्स, पैसा क्या होता है सेल्स में, या कभी तो आता है, कभी उधार में ले जाते हैं लोग सामान। अगर पैसा दे गए हैं उसे हम कैश सेल्स कहेंगे, उधार में ले गए हैं उसे क्रेडिट सेल्स कहेंगे। लेकिन जब हम सेल्स की बात करें, टोटल सेल्स की, इसके अंदर हम उधार वाली सेल्स भी लिखेंगे कि भले ही वो पैसा नहीं देगी लेकिन हम कहेंगे कि 50,000 की सेल हो गई है, भले ही उधार की है तो 50,000 की सेल ये लेंगे प्लस 1 लाख की सेल वाली लेंगे, तो हम कहेंगे 1,50,000 की हमारे पास सेल्स हो गई है। अब यहीं पे को आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू और सेल्स बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन सिंपल है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। द टोटल मनी अ बिजनेस अर्न्स बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इतना सेम है सेल्स के जैसा। लेकिन फ्रॉम अदर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज ऑल्सो, मतलब सामान बेच के तो पैसा आया ही आया है, लेकिन बिजनेस की जो अदर एक्टिविटीज हो रही हैं उससे भी पैसा आया है। जैसे मैंने फर्नीचर की बात करी, फर्नीचर बेचना तुम्हारा बिजनेस नहीं है, लेकिन फर्नीचर बेच दिया मान लो एक समय के लिए, तुम्हें लगा कि यार खराब हो गया, फर्नीचर बेच दो, और फर्नीचर बेच के तुम्हारे पास 10,000 रुपए आए, तो 10,000 रुपए तुम्हारे पास फर्नीचर के आए। उसके साथ साथ तुमने सामान बेचा था, जो एक्चुअल बिजनेस था तुम्हारा, बंस बेचे तुमने, बंस बेचे, तुम्हारे पास आ गए 5,000 रुपए। तो ये 5,000, सिर्फ 5,000 की बात करें ये तो सेल्स होगा तुम्हारा। लेकिन जब हम दोनों की बात करते, दोनों का पैसा इंक्लूड करते हैं, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। और रेवेन्यू को आमतौर की भाषा में क्या कहते हैं बताएं? इनकम। यही इनकम होती है बिजनेस की, जो टोटल पैसा उसने कमाया है सामान बेच के, प्लस वो सामान बेच के भी जो उसका बिजनेस नहीं था उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। लास्ट आता है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। सेम लग रहा होगा यार, खर्च करना ही तो होता है दोनों का मतलब, लेकिन नहीं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इज अ कॉस्ट दैट इज यूज्ड अप टू रन द बिजनेस एंड अर्न रेवेन्यू फॉर द पीरियड, मतलब ऐसा पैसा जो खर्च कर रहे हैं बिजनेस को चलते रहने के लिए। अब तुम कह रहे हो सर आपने हमें पढ़ाया था जो कैपिटल होती है उसमें पैसा लगाते हैं बिजनेस चलाने के लिए। अब जो पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं, उसे एसेट भी कहते हैं, चलो हमने मान लिया। लेकिन अब यहाँ पे को अगर हम बिजनेस चलते रहने के लिए और पैसा लगाएं, उसे एक्सपेंस कह रहे हैं आप। अरे पैसा लगाना और पैसा खर्च करना अलग बात है ना। बिजनेस में तुमने पैसा लगाया और उसी पैसे का यूज करके तुमने कोई मशीनरी खरीदी जिससे पैसा बाहर गया, खर्च हो गया, अलग है ना दोनों, पैसा बाहर को जा रहा है। तो एक्सपेंस मतलब कॉस्ट, वो खर्च जो तुम करते हो बिजनेस ताकि चलता रहे। जैसे तुम बेकरी में बन बना रहे हो, अब बन बना रहे हो, मैदा चाहिए होगा, मैदा चाहिए होगा तो सेसमी सीड्स चाहिए होंगे जो ऊपर से डालते हो। तुम मैदा खरीदोगे ना बाहर से, रॉ मटेरियल के खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल कहते हैं जिसे हम, कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो तुम्हारा क्या है, मैदा है, मैदा, उसके साथ साथ सेसमी सीड्स जो ऊपर से डालोगे, और उसके साथ अवन जब चलाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ELECTRI शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है? ये सब तुम्हारे एक्सपेंस हैं, ये बिजनेस चलते रहने में मदद कर रहे हैं, तो इसे तुम एक्सपेंस कहोगे। तो एन एक्सपेंस इज अ कॉस्ट, वो खर्चे है जो बिजनेस को चलते रहने में मदद करता है और रेवेन्यू अर्न करके देता है। अब ये सारा काम क्यों कर रहे हो तुम? ताकि तुम रेवेन्यू कर पाओ यार, पैसा कमा पाओ। बन बेचोगे पैसा आएगा। अब उसी के साथ फर्नीचर भी बेच रहे हो, फर्नीचर बेचने में क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। भाई किसी ने 10 किलोमीटर दूर तुमसे वो फर्नीचर मंगाया, कॉस्ट तो तुम्हें ही बेयर करनी पड़ेगी। मान लो 1,000 कॉस्ट आ गई तो वो भी एक्सपेंस हो गया, क्योंकि रेवेन्यू कमाने में मदद करते हैं ना कि सेल्स। अब नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा लास्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस मैंने कहा सेम टाइप के लग रहे होंगे लेकिन डिफरेंट है। एक्सपेंडिचर का मतलब भी कॉस्ट होता है, यानी खर्च। लेकिन खर्च किस चीज का? बड़ी बड़ी चीजों का। जो तुम एसेट खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो ना, फर्नीचर खरीद रहे हो ना, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो तुम्हारे पास लंबे समय तक टिकेंगी, उसे तुम एक्सपेंडिचर कहते हो। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में 1 ईयर गैप याद रखना। अगर जो सामान तुम खरीद रहे हो वो 1 साल से लंबे समय तक टिके तुम्हारे पास, उसे तुम कह दोगे एक्सपेंडिचर। एन अमाउंट और मनी विच इज स्पेंट टू रिसीव अ बेनिफिट, या तो बेनिफिट रिसीव करने के लिए फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, और मशीनरी और फर्नीचर तुम्हें बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। और टू एक्वायर समथिंग एंड पे लाइबिलिटी, वही एक्वायर समथिंग मतलब किसी चीज को लेना मतलब फर्नीचर और मशीनरी ले रहे हो। एंड पेइंग लाइबिलिटी को भी अगर पे कर रहे हो, लाइबिलिटी क्या होती है? कर्ज तुम छोटे मोटे लोगे बिजनेस में नहीं,
बड़े बड़े कर्ज लेते हैं बिजनेस में, जनरली बात कर रहे हैं हम। तो कर्ज को चुकाने के लिए जो तुम पैसा दोगे वो खर्चे को भी तुम एक्सपेंडिचर कहोगे, वो बड़े बड़े खर्चे को। तो जो बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं जो तुम 1 साल के बाद कर रहे हो उसे तुम एक्सपेंडिचर कहोगे। एन अमाउंट और मनी, मेरे साथ बोलो, एन अमाउंट और मनी विच इज स्पेंट टू रिसीव अ बेनिफिट और एक्वायर समथिंग एंड पे लाइबिलिटी इज नोन एज एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे तुम्हारी इतनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्लियर होती है। मेन थी तुम्हारी कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, उसके साथ साथ सेल्स और रेवेन्यू। तो वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सेकंड पार्ट में सारी अकाउंटेंसी टर्म कवर करा दूंगा और उसके बाद बढ़ेंगे जल्दी से जर्नल एंट्री में। एंड आई एम सॉरी मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो वीडियो में बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।